तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12th बायोलॉजी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आपका टारगेट है 95% अपने बोर्ड एग्जाम में लाना, तो ये वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th बायोलॉजी की पूरी किताब में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, चाहे बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघु हो, चाहे लघु हो, चाहे दीर्घ हो, सभी को हम लोग करवा चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन को करना शुरू कर दिया है, जिसमें आपको जो पहला चैप्टर होता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने जितने भी आपके इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न थे वो सारे हम लोग करवा चुके हैं ऑलरेडी। जितने भी आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं उसके यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनको भी हम लोगों ने पूरा करवा दिया है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 12 बायोलॉजी का कोई चैप्टर होता है, इसमें आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज के सारे क्वेश्चन जो भी मैं आपको करवाने वाला हूँ, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, साथ ही मैं उसका उत्तर भी आपको बताऊंगा इस प्रकार से, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दो। वीडियो को लाइक करने के साथ वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्त साथ में, और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसे अभी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप लोग टॉपर ग्रुप को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने एक नया बैच बनाया है, इसका नाम है सक्सेस बैच। तो सक्सेस बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो, जिसका चार्ज बहुत ही मिनिमम रखा गया है, मात्र 100 रुपीज़ उसका चार्ज रखा गया है सक्सेस बैच का, मात्र 100 रुपीज़। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी उसे भी आइए समझ लेते हैं। सक्सेस बैच में आपको मिलेगा फिजिक्स के मतलब कि क्लास 12 फिजिक्स के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मिलेंगे, केमिस्ट्री के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वो मिलेंगे, बायोलॉजी के जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी मिलेंगे, और साथ ही में हिंदी और प्लस में आपका इंग्लिश के भी जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे मात्र 100 रुपीज़ में। जिसको भी ज्वाइन करना हो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, बाद में इसका प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए जितनी भी जल्दी आप हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका चार्ज मात्र 100 रुपीज़ रखा गया है। अब आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। 9793 440081 इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और आपको बता देना है पहले से ही कि सक्सेस बैच हमको ज्वाइन करना है, क्योंकि जो आपका टॉपर बैच है उसका प्राइस ज़्यादा है और सक्सेस बैच का प्राइस मात्र 100 रुपीज़ रखा गया आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण को देखते हुए। तो इसीलिए जितनी जल्दी आप हो सके इसे ज्वाइन कर लीजिए। नंबर मैंने आपको बता दिया है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके जानकारी ले लो। तो चलिए अब लोग शुरू कर देते हैं वीडियो को। हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग इस चैप्टर में यानी कि पुष्पी पौधों में लैंगिक चयन चैप्टर में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 2 और 3 नंबर के लिए आते हैं, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे क्या, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि आपका होगा पहला क्वेश्चन क्या होगा इसमें, आपका अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। अब इससे पहले का जो वीडियो था जिसमें हम लोगों ने अति लघु उत्तरीय प्रश्न किया था, उसमें जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं उसको मैंने वहाँ पर करवा दिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग 2 और 3 नंबर वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन कभी-कभी 1 नंबर भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको समझ कर चलना है। पूरी तैयारी यदि आपको करनी है तो आपको हर एक वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे होगा ये देखते हैं। उत्तर में आप लोग बताएंगे कि अनिषेक फलन शब्द जो है वो नैल ने दिया, यानी कि नैल ने अनिषेक फलन शब्द का मतलब कि शब्द दिया। आगे आप इसमें बताएंगे कि सामान्यतः निषेचन के बाद अंडाशय जो आपका होता है वो फल में बदल जाता है। ये चीज आपको पहले से पता है कि जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद ही जो आपका अंडाशय होता है वो फल में बदलता है, लेकिन प्रकृति में कभी कभी बिना निषेचन के ही अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। तो यह जो प्रक्रिया होगी, ठीक है, यानी कि जो आपकी यह प्रक्रिया होगी, इस प्रक्रिया को ही हम लोग अनिषेक फलन बोलते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा है कि जो आपका अनिषेक फलन शब्द है इसे नैल ने दिया था, और सामान्यतः जो निषेचन होता है, निषेचन के बाद ही आपका अंडाशय फल में परिवर्तित होता है, और लेकिन कभी कभी प्रकृति में ऐसा भी होता है कि बिना निषेचन के ही जो आपका अंडाशय है वो फल में विकसित हो जाता है, और यह प्रक्रिया आपकी अनिषेक फलन कहलाती है। तथा अनिषेक फल जो आपका होता है वो आपके जो आपका कह सकते हो उसमें जो फल बनते हैं उसको हम लोग अनिषेक फल बोलते हैं। जैसे कि केला, पपीता, संतरा, नाशपाती आदि क्या है आपके अनिषेक फल हैं। ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं।
अगला जो प्रश्न है आपका इसमें है कि त्रिसंलयन क्या है या कहाँ और कैसे होता है। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपका आ सकता है कि द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए, यानी कि जब निषेचन आपका 2 बार होगा तो उसको हम लोग द्विनिषेचन बोलते हैं और उसी से आपका जुड़ा हुआ टॉपिक आपका त्रिसंलयन है। कैसे होगा आइए पूरा समझते हैं। द्विनिषेचन का टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार आता है, इस बार भी जरूर आएगा, तो उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। तो आप लोग जानते हैं कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणकोश में परागनलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक अंड अगुणित अंड कोशिका से संयोजन करके द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करता है। यह क्रिया पे क्या कहलाती है? संयुग्मन कहलाती है। ये चीज तो आप लोग पहले से ही जानते हैं कि जो आवृतबीजी पादप होते हैं उसमें भ्रूणकोश में जो परागनलिका होती है, परागनलिका से मुक्त एक अगुणित नर युग्मक जो आपका होता है वो आपका अगुणित अंड कोशिका से मिल जाएगा और फिर आपका द्विगुणित यानी कि 2n युग्मनज का निर्माण करेगा। यह प्रक्रिया आपकी संयुग्मन कहलाती है। जबकि दूसरा जो नरयुग्मक होगा है वो जो आपका दूसरा नरयुग्मक होता है वो आपका द्वितीयक ध्रुवीय केंद्रक यानी कि 2n के साथ मिलकर के अगुणित कह सकते हैं त्रिगुणित 3n प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक केंद्र का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया आपकी त्रिसंलयन कहलाती है। अब ये आप लोग देखोगे यहाँ पर पहली बार निषेचन यहाँ पर हो रहा है, यानी कि जब आपका नर युग्मक अगुणित अंड कोशिका से मिल रहा है तो आपका पहला निषेचन हो गया और दूसरा निषेचन आपका यहाँ पर हो रहा है जब आपका नर युग्मक द्वितीय ध्रुवीय केंद्र के साथ मिल रहा है। तो ये आपका क्या होगा? 2 बार निषेचन हो गए, तो यह प्रक्रिया पे क्या कहलाएगी? द्विनिषेचन कहलाएगी। तो यही चीज आपको यहाँ पर नीचे बचाना है कि इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अर्थात निषेचन आपका 2 बार होता है, इसीलिए हम लोग इसको द्विनिषेचन बोलते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा, त्रिसंलयन भी आप समझ गए होंगे और द्विनिषेचन भी आप समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं ये आपका क्या होता है, इस प्रकार से आप लोग मान लीजिए यहाँ पर आपका बीजांड होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग बीजांड को इस प्रकार से मान लीजिए आपका बीजांड होता है और ये आपका क्या होता है? परागनलिका। परागनलिका से आपके यहाँ पर 2 नरयुग्मक आते हैं, 2 नरयुग्मक आपके यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो अंदर होता है, अंदर आपकी 3 कोशिकाएं ऊपर होती हैं, 3 कोशिकाएं नीचे होती हैं और एक कोशिका बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं। ऊपर की तीनों कोशिकाओं को हम लोग बोलते हैं प्रमुख कोशिका और जो आपका यहाँ पर बीच वाली कोशिका होती है इसको हम द्वितीय कोशिका बोलते हैं, ठीक है। द्वितीय कोशिका बोलते हैं और जो नीचे वाली कोशिका होती है इसके अगल बगल की कोशिका को हम लोग सहायक और बीच वाली कोशिका को हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका, बीच वाली को अंड कोशिका। तो यहाँ पर जो आपका पहला जो नरयुग्मक होता है वो आकर के किससे मिलता है? वो आपका आकर के मिलता है बीच वाली कोशिका से यानी कि अंड कोशिका से मिलता है, तो पहला निषेचन हो गया। दूसरा वाला जो आपका होता है, आपका जो द्वितीय कोशिका होती है इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं, इसके साथ मिलता है। तो यहाँ पर 2 केंद्रक पहले से ही है, एक केंद्रक और मिलेगा तो 3 केंद्रक हो जाएंगे, तो इसीलिए इसको हम लोग त्रिसंलयन बोलते हैं, ठीक है। और निषेचन आपका यहाँ पर 2 बार हो रहा है, पहली बार अंड कोशिका के साथ, दूसरी बार द्वितीय कोशिका के साथ। तो इस प्रकार से आपका ये निषेचन होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे त्रिसंलयन क्या होता है, द्विनिषेचन क्या होता है। इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, तो इसलिए बिल्कुल भी इसकी मत करिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि लघु बीजाणु जनन व गुरु बीजाणु जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। भी आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है और गुरु बीजाणु जनन क्या होता है। ये दोनों आपका अंतर में भी आ सकते हैं और अलग अलग से भी आ सकते हैं, तो इसीलिए आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से याद रखना है। सबसे पहले आप हेडिंग लगा दोगे लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन, लिखना स्टार्ट करोगे। पहले में लघु बीजाणु जनन में लिखोगे आप लोग कि यह प्रक्रिया जो आपकी होती है वो पुंकेसर के परागकोश में होती है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, जो पुंकेसर होता है इस प्रकार से होता है, जो आपका होता है इसे हम लोग परागतंतु बोलते हैं। ये आपका होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग परागकोश बोलते हैं, ठीक है, परागकोश बोलते हैं। टोटल पूरा आपका क्या होता है? पूरा आपका पुंकेसर होता है, पूरा आपका ये पुंकेसर होता है। तो पुंकेसर के जो परागकोश होता है उसमें ही आपका ये प्रक्रिया होती है, यानी कि लघु बीजाणुजनन की प्रक्रिया होती है, यानी कि नर युग्मक बनने की प्रक्रिया होती है। वहीं पर गुरु बीजाणुजनन क्या होता है? यह प्रक्रिया आपकी बीजांड के अंदर होती है, यानी कि जो आपका अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर जो बीजांड होता है उसमें ही आपकी गुरु बीजाणुजनन की प्रक्रिया होती है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे लघु बीजाणुजनन में कि इसमें परागकण बनते हैं, यानी कि जो लघु बीजाणुजनन में आपके परागकण बनते हैं और गुरु बीजाणुजनन में आपके गुरु बीजाणु या फिर भ्रूणकोश बनते हैं। इस प्रकार से आपको इसे भी समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे आप इसमें बताएंगे लघु बीजाणुजनन में कि इसमें आपको 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं, यानी कि लघु बीजाणुजनन में आपके 4 लघु बीजाणु प्राप्त होते हैं और गुरु बीजाणुजनन में आपको केवल एक ही आपका क्रियात्मक गुरु बीजाणु प्राप्त होता है, बाकी 3 आपके नष्ट हो जाते हैं बनने के साथ ही तुरंत ही, ठीक है। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, इसे भी नोट कर लो। अगला क्वेश्चन आपका इसमें हो जाता है कि भ्रूणकोश
तथा भ्रूणपोष में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका होता है भ्रूणकोष और ये आपका होता है भ्रूणपोष। कैसे होता है ये समझ लेते हैं। आप लोग जानते हैं बीजांड आपका किस प्रकार से होता है। बीजांड आपका इस प्रकार से होता है ना, बीजांड आपका इस प्रकार से होता है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका भ्रूणकोष होता है। ये आपका क्या होगा, भ्रूणकोष होगा। ये आपका क्या हो गया, भ्रूणकोष हो गया। अब इसमें 3 कोश का ऊपर, 3 कोश का नीचे, एक उसका जो बीच में होती है, इसमें आपके 2 केंद्रक होते हैं और फिर एक और आपका जो नरयुग्मक आकर के मिलता है इसमें, तो 3 केंद्रक हो जाते हैं। ये आपका हो जाता है क्या, भ्रूणपोष। इसको हम लोग भ्रूणपोष बोलते हैं। ठीक है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगा उसको हम लोग भ्रूणपोष बोलेंगे। सिंपल सा है इसका नाम ही। तो इसमें आप लोग सबसे पहले बताएंगे भ्रूणकोष के बारे में। तो भ्रूणकोष जो आपका होता है, आपका अगुणित यानी कि n होता है। वहीं पर जो आपका भ्रूणपोष होता है ये आपका त्रिगुणित यानी कि 3n होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ही है, 2 केंद्रक पहले से होते हैं, केंद्रक और आके मिलता है तो 3 आपके हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। भ्रूणकोष में आप अगली लाइन में बताएंगे कि इसका विकास क्रियाशील गुरु जड़ों मात्र कोशिका से होता है। यानी कि जो भ्रूणकोष होता है इसका विकास क्रियाशील गुरु जड़ों मात्र कोशिका से होता है। और जो भ्रूणपोष होता है इसका विकास प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, आप बोल सकते हो प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका से होता है। अगला पॉइंट आप इसमें बताएंगे कि यह भ्रूण के विकास में सहायक है। यानी कि जो भ्रूणकोष होता है यह आपका भ्रूण के विकास में सहायक है और जो आपका भ्रूणपोष होता है आपका भ्रूण के पोषण में सहायक है। इसे भी नोट कर लो। अगले पॉइंट में आप बताएंगे कि जो भ्रूणकोष होता है इसमें आपका भोजन संचित नहीं होता है, लेकिन जो भ्रूणपोष होता है इसमें आपका भोजन संचित होता है। इसे भी नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाओ। बहुत ही अच्छा चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो कैसे आप लोग डायग्राम इसका बनाओगे उसके बारे में ये समझ लेते हैं। सिंपल सा आपको बनाना है, इसमें कुछ नहीं करना है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसी तरीके से आपको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले इसको इस प्रकार से करके इस प्रकार से कर देना है। ठीक, और फिर इसको बस ऐसे ही बनाना है आपको, इसमें कुछ करना थोड़ी है। अब इसको ऐसे ही दोहरा दो आप लोग इस प्रकार से, इसे भी ऐसे ही दोहरा दीजिए आप लोग इसको भी। और उसके बाद में फिर ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, बस हो गया आपका। इसमें आप यहाँ पर संवहन बंडल बना दो और फिर ये आपका अधिचर्म होता है, या यहाँ पर आपका रंध्रक होता है, ये आपका संवहन पूल होता है, ये आपका पराकोश होता है। यानी कि ये सब क्या होता है, पराकोश होता है। और इसमें आपका जो ये बिंदी बिंदी आप देख पा रहे होंगे ये आपका परागकण होता है। जब आप परागकण जो आपका होता है पूर्ण रूप से परिपक्व रूप से बन जाता है तो ये फट जाएगा और इसमें से परागकण आपके बाहर निकल आएंगे। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे बन जाएगा। तो परिपक्व पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का डायग्राम इस प्रकार से आपका बनेगा। आप नोट कर लीजिए, बना लीजिए 1-2 बार और अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। एग्जाम में यदि आपकी आ जाए तो आप लोग आराम से कर पाओ। तो इसे भी आप समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए। फिर हम लोग अगले पेज बढ़ते हैं और भी प्रश्नों को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका इसमें हो जाता है कि परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, दोनों एक साथ में भी आ सकते हैं अंतर में और अलग अलग भी आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है। परागण में आप बताएंगे सबसे पहले हेडिंग लगाने के बाद परागण और निषेचन की, पराग कणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होगी वही आपका परागण कहलाता है। यानी कि पराग कणों जो आपके होते हैं परागकण, या बोल सकते हो आप लोग नर युग्मक, नर युग्मकों के परागकोश से निकल करके वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होगी वही आपकी परागण कहलाएगी। वहीं पर निषेचन की जब आप बात करोगे इसमें आप बताओगे अगुणित नर तथा मादा युग्मकों का जो संलयन होगा उसको हम लोग निषेचन बोलेंगे। तो एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है। दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि यह आपका 2 प्रकार का होता है। यानी कि जो आपका परागण होता है यह आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है स्वपरागण, दूसरा आपका होता है परपरागण। वहीं पर जो निषेचन होता है भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है एकल निषेचन, दूसरा आपका होता है द्विनिषेचन। इस प्रकार से परागण और निषेचन भी आपके हो गए। तीसरा पॉइंट आप बताएंगे इसमें परागण में कि यह आपका अनेक माध्यमों से होता है। ठीक है, अनेक माध्यमों से होता है, जैसा कि फल और जैसे कि आपका हो गया वायु हो गया, जल हो गया, कीट हो गया, और भी बहुत सारे माध्यम हैं उसके माध्यमों से आपका ये परागण होता है। यानी कि जो आपका नर युग्मक होता है, यानी कि जो परागकण होता है
वो आपका वायु के माध्यम से उड़ करके भी मादा युग्मक के पास पहुँचते हैं, जल के माध्यम से बह करके पहुँचते हैं, कीट के द्वारा उड़ा करके लाए जाते हैं। तो ये सभी क्या है आपके माध्यम हैं परागण को कंप्लीट कराने के लिए। वहीं पर निषेचन की जब आप बात करोगे तो इसे आप माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको यहाँ पर समझना है। परागण में आप चौथा पॉइंट बताएंगे कि यह क्रिया आपका बीजांड के बाहर होती है, यानी कि परागण की जो क्रिया होगी वो बीजांड के बाहर होगी, और निषेचन की जो क्रिया होती है चौथा पॉइंट इसमें बताएंगे कि यह क्रिया बीजांड के अंदर होगी। इसे भी आप समझ गए होंगे, इसे भी आप लोग नोट कर लीजिए। परागण और निषेचन क्या होता है, अंतर मैंने आपको बता दिया है, नोट कर लीजिए। अगर आपका अलग अलग से आ सकता है, आ जाएगा अगर, तो आप लोग अलग से इतना बता देना। परागण में अगर आएगा अलग और निषेचन अगर अलग से आएगा तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक बता देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अब आगे आपका एक और डायग्राम आपको देखने को मिलेगा जो कि आपका है आवर्तबीजी पादप के पुष्प के बीजांड की लंब काट का नामांकित चित्र। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है और इसको भी आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। कैसे बनाओगे आइए देख लेते हैं। मैं जैसे आपको बताऊंगा वैसे आपको बनाना है। सबसे पहले आपको क्या बना देना है, एक गोला इस प्रकार से बना देना है, लंबा लंबा गोला बना देना है इस प्रकार से। फिर इसके ऊपर एक डंडी इस प्रकार से चढ़ा दो और फिर आप इस पर एक डंडी और चढ़ा दो, इसको पूरा घुमा देना है। ठीक, इस प्रकार से घुमा के यहाँ पर ला देना। और ये वाली जो डंडी एक मैंने यहाँ पर बनाई थी इसको इसी साथ में इस और एक बना दो और एक इस प्रकार से बना करके इस प्रकार कर दो। बन गया ना डायग्राम, अच्छे तरीके से बन गया एकदम। फिर आपको क्या करना है, ये आपका भ्रूण कोश होता है। इसमें 3 कोशिका आपकी ऊपर होगी और 3 ही कोशिका आपकी नीचे होगी। एक कोशिका बीच में होगी जिसमें 2 केंद्रक होंगे, ऊपर की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक, नीचे की तीनों कोशिकाओं में एक केंद्रक। इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बन गया। अब यहाँ पर इसको नामांकन कर देना है इसका। ये आपका क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अध्यावरण। ये आपका होता है बीच वाली जो कोशिका होती है इसको हम लोग अंड कोशिका बोलते हैं। अगल बगल की कोशिका को हम लोग सहायक कोशिका बोलते हैं। ये आपका होता है बीजांड द्वार। ये आपका होता है हाँ, ये आपका बीजांड द्वार होता है। ये आपका अध्यावरण कह सकते हो आप लोग की निभाग होता है। और ये आपका जो होता है इसको हम लोग प्रथम कोशिका बोलते हैं, इसको हम लोग द्वितीय कोशिका बोलते हैं। इसी प्रकार से आपको ये बना देना है। और यहाँ पर आपका ये बीजांड वृंत होता है। इस प्रकार से आप डायग्राम बनाओगे, इस प्रकार से आपको लिख देना जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको इसको हाईलाइट कर देना, अच्छे तरीके से बना देना है। ये आप लोग इस प्रकार से नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए और साथ ही में समझ लीजिए डायग्राम को अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट डायग्राम है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी प्रश्नों को देखेंगे। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करिए, बहुत ही मेहनत लगती है इस प्रकार से वीडियो को क्रिएट करने में, तो जरूर आप लोग लाइक कर दिया करें। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न अब आपका इसमें हो जाता है कि भ्रूण पोष क्या है। अब ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में थोड़ा सा लॉन्ग में आ सकता है कि भ्रूण पोष क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आप बताएंगे भ्रूण पोष के बारे में, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आवृतबीजियों में भ्रूण पोष जो आपका होता है त्रिसंलयन के फलस्वरूप बनता है। इसी कारण ये त्रिगुणित यानी कि 3 यन होता है, यानी कि इसमें 3 युग्मक होते हैं या कह सकते हो 3 केंद्रक होते हैं। भ्रूण पोष जो आपका होता है वृद्धि करते हुए भ्रूण को पोषण प्रदान करने का काम करता है। और आवृतबीजी पादपों में विकास के आधार पर भ्रूण कोष आपका 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, निम्न प्रकार के आपके होते हैं, लेकिन आप यहाँ पर 3 मेन प्रकार आपको मैं बताने वाला हूँ। पहला आपका होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें आप बताएंगे कि इस प्रकार के भ्रूणकोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है लेकिन कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष बोलते हैं। इसे नोट कर लीजिए। दूसरा आपका इसमें होता है कोशिकीय भ्रूणपोष। इस प्रकार के भ्रूणकोष निर्माण में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के प्रत्येक विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। पहले वाले में क्या हो रहा था, नहीं हो रहा था, और दूसरे वाले में हो रहा है, इसीलिए आपका एक कोशिकीय भ्रूणपोष हो रहा है। और ऊपर वाला क्या था, आपका केंद्रकीय भ्रूणपोष था। लास्ट वाला इसमें आपका होता है माध्यमिक भ्रूणपोष। इसमें आप बताएंगे कि यह केंद्रकीय व कोशिकीय भ्रूणपोषों के बीच की अवस्था है और इसमें भ्रूणपोष केंद्रक के प्रथम विभाजन के पश्चात कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, परंतु इसके बाद मुक्त केंद्रक विभाजन पाया जाता है। ठीक है, इसे आपका प्राथमिक माध्यमिक भ्रूणपोष कहलाता है। तो इस प्रकार से आपका जो वाला चैप्टर था पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय होते हैं, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय होते हैं, सारे मैंने करवा दिए हैं। अब आपका बचा है केवल दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। एक वीडियो और आएगी, उसमें हम लोग पूरे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी कंप्लीट कर देंगे और फिर आपका चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। एक भी नंबर आपका यहाँ पर नहीं कटने वाला है यदि आप लोग हर एक वीडियो को ध्यान से देख लेते हो। तो यदि आपको यहाँ से वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।